हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के बहुत सारे प्रकार जो बालकों के विकास के लिए चलाए जाते हैं, इन्हीं में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, इसी को हम जो है समन्वित शिक्षा भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो इसको समझते हैं क्या है ये समावेशी ऑब्लिक समन्वित। समन्वित शिक्षा, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म से ही मनुष्य जितने भी एक फैक्टर पाया जाता है विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्ति में उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप, उसकी बुद्धि, क्षमता, योग्यता, इन सब में अलग अलग होती। यानी दुनिया के कोई भी दो प्राणी सभी बातों में समान नहीं हो सकते। इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें समावेशी शिक्षा से पहले समझना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करते हैं तो दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं वो सब रंग रूप में अलग हैं, आकार में अलग हैं, वजन में अलग हैं, वेट में अलग हैं, उनकी इच्छाएं, रुचियां, अभिक्षमताएं, उस सब चीज में अलग हैं। उनकी अनुभूतियां भी अलग हैं, अभिवृत्तियां भी अलग हैं, आदतें अलग हैं, शौक अलग होते हैं, रुचि अलग होती है। और ऐसे ही उनकी जो बुद्धि है, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कोई सृजनशील होते हैं, कोई मंद बुद्धि होते हैं, कोई जो है धीमी गति से सीखने वाले होते हैं, और कुछ जो है मानसिक विकलांग भी होते हैं, जो अधिगम असमर्थी होते हैं, जिनको हम कहते हैं सीखने में जिनको परेशानी होती है। कुछ श्रवण बाधित होते हैं, जिनको सुनने में परेशानी होती है। कुछ मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते, और सुनने में भी जो है बहरे होते हैं, जो बधिर बोलते हैं, जिनको सुन नहीं पाते। तो ऐसे सारे बालकों को हम कैसे शिक्षित करें और किसी भी बालक को कहीं ये ना महसूस हो कि उसके अंदर कोई कमी है, क्योंकि ये कमी उसकी अपनी नहीं होती, ये जन्मजात होती है और उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। तो उसको कहीं अपने आप को वो दुनिया से अलग ना समझे, उसके अंदर हीन भावना ना आ जाए, और इस भावना को लेकर के कि सब एक साथ एक ही क्लास में सामान्य कक्षा में अध्ययन करें। इस बात का कॉन्सेप्ट जब आया तो 1975 में अमेरिका में भी इसका एकीकरण किया गया, वहां से शुरुआत हुई। और फिर 1986 में जब भारत में नई शिक्षा नीति आई तो वहां पर भी यह विचार किया गया कि हमारे जो कक्षाएं हों वो समावेशी कक्षाएं हों। समावेशी कक्षाओं का मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले जो बालक हैं, यानी विभिन्न असमर्थ प्रकार के जो बालक हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग हो या मानसिक रूप से थोड़े मंदित हो, या किसी भी थोड़ी बहुत जो उनमें कमी है शारीरिक रूप से, वो उनको महसूस ना हो, बल्कि वो एक ही साथ सभी सामान्य बालकों के साथ पढ़ सके, तो उनका अच्छा विकास हो सकेगा और वो शिक्षा की जो मुख्य धारा है, जिसको मेन स्ट्रीम कह सकते हैं, उससे जुड़ सकेंगे। अब ये समन्वित शिक्षा है क्या, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसको हम कह सकते हैं कि समन्वित शिक्षा का मतलब है अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों तथा स्कूल के लिए। मैं इसको थोड़ा लिखना प्रयास करूंगा। समन्वित शिक्षा अपंग बालकों
की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। अब यहां पर समझना यह है, इसमें दो बातें है कि समन्वित शिक्षा है क्या, यानी अपंग बालकों की जो शिक्षा है वो सामान्य स्कूल में हो तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की ओर इंगित करती है। यानी ऐसे बालक जो सामान्य हैं, जो उनकी जिनकी बुद्धि सही है, शारीरिक रूप से ठीक है, सामान्य का मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल नहीं, उनके साथ कुछ ऐसे बालक जो कम नॉर्मल हैं या अपंग हैं या मंदित बालक हैं या असमर्थ बालक हैं, जो किसी ना किसी कारण, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से, कहीं ना कहीं उनमें कोई अपंगता या विकलांगता है, ऐसे बालकों को सामान्य स्कूल में और सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता करने की ओर इंगित करती है समावेशी शिक्षा। समावेशी के जैसा शब्द से समावेश का मतलब जिसमें सब समाहित हो जाए, यानी ऐसी कक्षा जिसमें प्रत्येक प्रकार का बालक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अब सामाजिक भी इसमें आ जाएगा, SC ST OBC दलित, सभी प्रकार के साथ साथ मानसिक रूप से विकलांग हो या वो सुनने में कम हो, चाहे वो हैंडीकैप्टेड हो, उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो या हाथ में कोई कमी है, चलने में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा बोलने में कुछ कमी है, इस प्रकार की जो थोड़ी बहुत अपंगता है, वो बालक भी इन बालकों के साथ, सामान्य बालकों के साथ जब पढ़ेंगे तो उन्हें एक तो सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि एक तो वो अन्य बालकों के साथ जब रहेंगे तो उन्हें यह महसूस नहीं होगा कि हमारे में कोई कमी है। साइकोलॉजिकली जो मनोवैज्ञानिक उन पर दबाव रहता है, उनके अंदर हीन भावना नहीं पैदा होगी, एक बात। दूसरी बात, जो नॉर्मल बालक है उनकी गतिविधियों को देखकर वो उनके साथ उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे और प्रेरित होंगे एक दूसरे से। दूसरी बात यह कि अगले वो जब सामान्य बालकों के साथ रहेंगे तो उनके आपस में एक दूसरे को समझने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और जो सामान्य बालक हैं जब उनके साथ रोज वो इस तरह के असमर्थ बालक रहेंगे तो उनके साथ उनमें आपस में मेल जोल बढ़ेगा, वो उनके प्रति जो है हीन भावना नहीं रखेंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, ये तो लंगड़ा है, ये काना है, ये जो है बोल नहीं सकता, अक्सर अगर आप ऐसे बालकों को अलग रख देंगे तो उनके अंदर हीन भावना जन्म कर लेगी और वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। वो जो उनके अंदर ग्रंथि बन जाती है वही उनके विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत की जाए जिसमें प्रत्येक बालक को समान अवसर मिले। समान अवसर का मतलब, क्योंकि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है या मानसिक रूप से कोई कमी उसमें है तो उसके कानूनन जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका जो शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, आत्मनिर्भरता का अधिकार है, वो सारे अधिकार उसे सामान्य बालकों की तरह है। लेकिन वो उनको प्राप्त कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, तो उसको भी सामान्य बालकों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। और इसके साथ, क्योंकि जैसे क्लास में आपने देखा होगा समावेशी शिक्षा में, मान लीजिए एक समय, थोड़ा समावेशी शिक्षा का उदाहरण देता हूं, एक समावेशी क्लास है जिसमें यहां टीचर पढ़ा रहा है और कुछ बच्चे यहां पर बैठे हैं। हो सकता है इनमें कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको कम सुनाई देता हो और वो पीछे की तरफ बैठे हो, हीन भावना में बैठी है, कुछ यहां बैठे हैं, कुछ यहां बैठे हैं। तो समावेशी कक्षा का मतलब है कि उनको कुछ अधिक सहायता करते हुए, यानी कि टीचर को उनकी पहचान कर लेनी है
कि कौन बालक ऐसे हैं जो असमर्थ है सुनने में, या जिनको देखने में दूर से बोर्ड पर दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों को अगली पंक्ति में बिठा दें, अलग से उनके लिए वातावरण तैयार करें, इनको थोड़ा अधिक। और जो सामान्य बालक है वो इनके पीछे बैठ जाए, या जिसको दूर से दिखाई नहीं दे रहा उसको आगे बिठा दिया, जिसको आवाज नहीं पहुंच रही उसको थोड़ा आगे बिठा दिया। ये समावेशी कक्षा का एक वो है। या किसी को आपने देखा होगा आज जगह जगह विद्यालयों में हर जगह जो है वो बने हैं, एक रैंप बने हैं। रैंप मतलब जैसे कॉलेज में कहीं जा रहा है कोई व्हील चेयर से आ रहा है कोई छात्र, तो वो कैसे चढ़ेगा? अगर सीढ़ी वहां पर है तो उनके लिए रैंप बनवाए गए हैं कॉलेजों में जगह जगह, सब चाहे वो किसी प्रकार का स्कूल, ताकि वो अपने व्हील चेयर को लेकर के सीधा विद्यालय में जा सके, उसको अलग से कोई परेशानी ना हो। तो इसका अर्थ ये है कि जो एबनॉर्मल व्यक्ति है, जो बालक है, चाहे वो शारीरिक रूप से थोड़ा हो, और इसमें भी एक बात और है कि इसमें जो ये विकलांगता है, जो समावेशी शिक्षा में आने लायक बालक हैं, वो वही है जो कुछ हद तक विकलांग या अपंग है। जो बहुत ज्यादा मात्रा में अपंग या विकलांग हैं, उनके लिए फिर स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। जैसे कोई आंख से बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल देख नहीं पाता, उनके लिए फिर जो है दृष्टिबाधित संस्थान है, जहां बिल्कुल वो सब ब्रेल लिपि में अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनका सामान्य बालकों के साथ आप रखोगे तो वहां वो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए लिपि अलग चाहिए। तो वो विशिष्ट शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग उनके लिए कॉलेज होते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो कुछ हद तक जैसे 30, 35, 40% तक वो विकलांगता का स्तर है, या जैसे धीमी गति से कोई समझता है बालक, मतलब एक आदमी को बात समझ में आती है लेकिन उसे 2 बार कहने से, 3 बार कहने से समझ में आती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो तुरंत बात को समझ लेते हैं, तो ये भी एक कमी है। और उनका जो बुद्धि स्तर है, जैसे किसी का नॉर्मल का जो है 110 रहता है या 100 किसी की बुद्धि लगती है, फिर किसी की 120 है, किसी 140 है, और किसी की 70 भी है। तो जो 70 बुद्धि वाले हैं, 70 जिनका IQ है, वो जो है थोड़ा धीमी गति से समझते हैं। तो ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान देना, उनको क्लास में बार बार टोकना, उनकी बार बार मदद करना, ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ताकि वो अपने को अलग से महसूस न कर सके और इसी कक्षा में वो पढ़ सके सामान्य बालकों के साथ। इससे उनके अंदर हीन भावना नहीं है। ये तो था समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट में इस पे जो बात कर रहा था। कुल मिलाकर के यदि समावेशी शिक्षा की बात करें, ऐसी कक्षा, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य इस बात से है कि ऐसी क्लास या ऐसी कक्षा या ऐसी शिक्षा जहां विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं वाले बालक जिनमें शारीरिक और मानसिक विभिन्नता है, वो भी एक साथ सामान्य स्कूल में सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा ग्रहण कर सके और शिक्षा की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ सके। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक तो बात ये हुई, इसमें महत्वपूर्ण बात। और दूसरा, इसकी जो प्रक्रिया है इस समन्वित शिक्षा की, वो मुख्य इसमें 4 बिंदु हैं कि इसमें होना क्या क्या है। समावेशी शिक्षा की जो मुख्य प्रक्रिया है उस पर मैं बात करता हूं। इसके 4 बिंदु हैं, इनको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया, इसमें मेन प्रक्रिया क्या है, क्या होता है इसमें, एक तो बात ये है, तो ये समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्य जो बात है वो है सामान्यकरण, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा, सामान्यकरण क्या है। सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, सामान्यकरण का मतलब जनरलाइजेशन। देखिए यहां पर, यानी कि सामान्यकरण की प्रक्रिया से जब हम बात करते हैं तो एक सामान्य कक्षा जिसमें सामान्य बालक बैठते हैं, जनरल क्लास जिसमें जनरल बालक बैठते हैं, जनरल छात्र बैठते हैं जो सामान्य शिक्षा लेते हैं, उन कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की अपंगता या असमर्थता लिए हुए
जो बालक बैठते हैं उनको भी समान वातावरण यानी सामान्य वातावरण प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इस क्लास में दो पार्ट कर दिए, इधर सामान्य बालक इधर अपंग बालक, नहीं। जिस हालत में सामान्य बालक पढ़ेंगे उसी हालत में वो असमर्थ बालक भी उन्हीं के साथ बैठेंगे, बस उन पे फोकस थोड़ा अलग करना पड़ेगा, या उनकी सुविधा के अनुसार उनको जैसे दूर से दिखाई नहीं देता तो वो नजदीक बिठा दी जाए, या उनको किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको नजदीक बिठा दिया जाए ताकि वो टीचर की बात समझे। तो सामान्यकरण का मतलब जनरलाइजेशन, जैसे कि उनको भी फिर सामान्य बालकों की तरह अपना क्लास का जो वातावरण है वो सामान्य लगे, इसको बोलते हैं सामान्यकरण यानी जनरलाइजेशन, यानी जनरल सबके लिए एक जैसा वातावरण तैयार करना। और ये वातावरण तैयार करने के लिए टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लास में विभिन्नताओं को पहचान ले कि किस बच्चे के अंदर कौन सी असमर्थता है और उस असमर्थता को कैसे पूर्ण किया जा सके कि जिससे वो सामान्य बालकों की तरह वहां पर शिक्षा ग्रहण कर सके। किसी को आगे बिठाना है तो आगे बिठाए, किसी को बीच में बिठाना है तो बीच में बिठाए। ये भी ध्यान रखना कि वो किसी ऐसे कोने में न बैठा हो उसको बोर्ड न दिखाई दे, ये भी एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो जनरलाइजेशन का मतलब यहां पर इसकी जो पहली प्रक्रिया है कि उसको सामान्य बालकों की तरह सामान्य वातावरण मिले असमर्थ बालक को, एक तो ये इसकी बात हुई। दूसरा है संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा ये आवासीय विद्यालयों में मिलती है। जैसे जनरल बच्चों के साथ कुछ ऐसे असमर्थ बालक ऐसे आवासीय विद्यालय में रहते हैं कि जिन वातावरण में सामान्य बालक रह रहे हैं वहां पर ये भी उन्हीं के साथ उसी सुविधा का उपभोग करें और उसी वातावरण में रहें, जिससे ये आपस में घुले मिले, एक दूसरे को समझने में इनका जो है विकास हो, इनकी समझ बूझ का विकास हो। जिस प्रकार के वातावरण में सामान्य बालक रहते हैं वही वातावरण इन्हें दिया जाता है, जिससे इनके अंदर कहीं ऐसी हीन भावना पैदा ना हो कि हमारे अंदर कोई कमी है। तो उनको फिर अच्छा माहौल जब मिलेगा, एक जैसा वातावरण मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़ सकेंगे। ये इसका दूसरा वो है। और इसमें ज्यादातर आवासीय संस्थानों की बात रहती है। जो संस्था रहित शिक्षा का मतलब यहाँ पर है आवासीय विद्यालय, हॉस्टल जिसमें कहते हैं। तो उस हॉस्टल में जो सुविधा सामान्य को मिलेगी वही इनको भी मिलती है। तीसरी जो बात है वो है शिक्षा की मुख्य धारा। शिक्षा की मुख्य धारा, इसमें सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा की मुख्य धारा का मतलब है कि हमारे संविधान में यह उल्लिखित है अनुच्छेद 15(4) में कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से, यानी निःशुल्क भी मिलनी चाहिए और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन। तो यानी ये जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रत्येक बालक को मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। और इसी अधिकार को ध्यान में रख करके कोई भी बालक वो अगर असमर्थ है, किसी प्रकार से पढ़ने में अक्षम है, तो वो इसका ये उसका शिक्षा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके कारण उसे कोई पढ़ाई उसकी बाधित ना हो, इन कमियों के कारण उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए, इसका ध्यान रखते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से उसे जोड़ने का प्रयास करती है समावेशी शिक्षा, ताकि वो अन्य नागरिकों की तरह अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और अपने पढ़ने का या अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। एक तो ये हुआ। अगली अगर हम बात करें, इसमें चौथा है समावेश। ये जो है समावेश, चौथा जो इसका बिंदु है वो है समावेश। समावेश की अगर हम बात करें तो इसमें 3-4 बातें मुख्य हैं कि सभी प्रत्येक दशा में और अनिवार्य रूप से ये सभी असमर्थी बालक जो पढ़ने की स्थिति में है पढ़ सकते हैं। अब इसमें 2 बातें यहां पर है कि कभी कभी विकलांगता इस स्तर पर भी होती है कि मानसिक रूप से बालक बिल्कुल विक्षिप्त है, वो पढ़ ही नहीं पाता है। तो जिसमें जरा सा भी कॉन्शियसनेस नहीं है, यानी जिसमें जरा सी भी चेतना नहीं है समझने की, ऐसे बालकों को तो शिक्षित किया जाना असंभव है। लेकिन जिनमें जरा सी भी गुंजाइश है कि उनको पढ़ाया जा सके, तो ऐसे सारे
छात्र चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो श्रवण बाधित हो, चाहे अधिगम असमर्थी हो, चाहे वो लिखने में असमर्थ हो, सुनने में असमर्थ हो, तो उनको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, किसी वातावरण को क्रिएट करने से, या जिस प्रकार से भी वो सीख सकते हैं सामान्य बालकों के साथ। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, सामान्य बालकों के साथ, ऐसी सामान्य कक्षा जहां पर थोड़ा बहुत अधिक सहायता करके उनको सिखा सकते हैं, तो वो समावेश उसमें किया जाना चाहिए। और उसमें सभी प्रकार के जब छात्र समावेश होंगे, क्लास में समावित रहेंगे, तो एक दूसरे को समझने में इनको आसान होगा। और इसमें मुख्य जो 4 बातें कही गई वो ये है कि सामान्य बालकों की तरह, इसमें 3-4 बातें हैं। सामान्य बालकों की तरह इनके भी अपने जो अधिकार हैं वो समान है। दूसरी बात इसमें है, समाज में प्रगति करने के लिए जिस प्रकार सामान्य बालकों को अधिकार है, वही अधिकार इनको भी अपने समाज में प्रगति करने का है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस कारण इनकी जो कमी है, मतलब असमर्थता है, या जो विकलांगता है, या जो अपंगता है, वो इनकी तरक्की में बाधा नहीं आनी चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अन्य नागरिकों के समान अपंग बालकों को जो है जीवन के क्षेत्र में पहुंचने का अधिकार है। वो जिस क्षेत्र में, चाहे उनमें संगीत में रुचि हो, खेल में रुचि हो, या किसी और चीज में भी रुचि है, तो उसमें आगे बढ़ने का उनको अधिकार है। यह अधिकार उनका असमर्थता के कारण, यदि वो असमर्थ है शारीरिक रूप से, तो ये उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसको उसी तरह के अवसर दिए जाने चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका एक हाथ नहीं है और वो बहुत अच्छा खेलते हैं एक हाथ से भी। किसी के पैर में चोट लगी है, वो पैरों से परेशान है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो अभी हमने एक, मैं वीडियो देख रहा था, एक जो व्यक्ति था, एक बालक, जिसने जो है आईएएस निकाला। आप सोचिए, वो अपने पैरों में जो है ऐसे वो क्या बोलते हैं, जो टायर वाले वो लगा करके हाथ से उससे चल के जाता है, तो मतलब वो व्हील चेयर पे भी नहीं चल पाता, अपने आप ही पैर और हाथ से चलता है। तो ऐसे ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच में है। तो वो जो विकलांगता है, वो उसकी योग्यता में कहीं बाधा ना आए, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। और ये इसी कारण किया जाता है कि सामान्य बालकों के साथ जब वो रहेंगे, तो उनमें हीन भावना नहीं आएगी। यदि उनको आप अलग से कहीं किसी कॉलेज में डाल देंगे, वो सामान्य बालकों में और सामान्य लोगों में नहीं रहेंगे, आम जनमानस में वो नहीं रहेंगे, तो उनको आम जनता के जो अनुभव है वो उनको नहीं मिल पाएंगे, और जो उनकी परेशानियां हैं वो आम लोगों को पता नहीं होगी। तो क्या होगा कि दोनों के बीच में एक पृथकीकरण हो जाएगा, जिसके कारण एकीकरण नहीं होगा। यहां पर समावेशी शिक्षा में 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो है, एक है एकीकरण और दूसरा है पृथकीकरण। यानी अकेलापन कर देना और समाहित कर देना, एकीकरण करना। समावेशी शिक्षा का काम है एकीकरण करना। वो किसी भी प्रकार की विकलांगता या असमर्थता हो, उन सबको एक ही प्रकार का वातावरण देना और सबको एक कर लेना। और जो पृथकीकरण है, यानी उनको बिल्कुल अलग कर देना समाज से, तो आपने उनको, उनके साथ ये व्यवहार जो है ठीक नहीं होगा, जो उनकी तरक्की में, उनकी शिक्षा में, उनके विकास में बाधा बनता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। चौथा इसमें यह है कि ये इनका जो है समानता का अधिकार है। जैसे सामान्य बालकों को समानता का अधिकार है, वैसे ही असमर्थ बालकों को भी समानता का अधिकार है। तो समान रूप से सामान्य बालकों की तरह उन्हें सारी सुविधाएं और अधिकार उनको मिलने चाहिए। ये भी सामान्य शिक्षा का, इसका समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो ये तो हुई बात इसके प्रक्रिया की। अब अगर हम बात करें तो इसकी प्रकृति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस समावेशी शिक्षा की जो प्रकृति है वो कैसी है, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यानी समावेशी शिक्षा की प्रकृति की जब बात करते हैं, तो यह समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों के, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, समावेशी शिक्षा
सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। एक तो इसकी खास बात यह है कि ये सामान्य विद्यालय यानी जनरल स्कूल जो है उन्हीं में सामान्य बालकों के साथ दी जाती है। अलग से इसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं होते। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात यह है कि शिक्षा द्वारा इस शिक्षा के द्वारा असमर्थी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सामान्य बालकों के साथ जब भी शिक्षा दी जाती है तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र इनको मिलता है। सीखने के लिए अवसर मिलते हैं जो पर्याप्त हैं अपने विकास के लिए। और समावेशी शिक्षा में असमर्थ और सामान्य बालक जो है वो एक साथ पढ़ते हैं। ये भी इसकी खास बात है। समावेशी शिक्षा में सामान्य एवं असमर्थी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तो ये बात हुई। और अगली अगर हम इसकी बात करें तो वो ये है सामान्य एवं असमर्थ बालकों को एक सी सुविधा प्रदान की जाती है। अब यहां पर कभी कभी डाउट ये होगा कि जब सामान्य एवं असमर्थ बालक एक साथ बैठे हैं तो एक सी सुविधा है। एक सी सुविधा का मतलब यह है कि जो इसमें सामान्य बालक हैं जैसा उनको महसूस होता है क्लास के अंदर वैसा उन अन्य बालकों को भी महसूस हो, इस तरह से उनकी व्यवस्था की जाती है कि ताकि वो क्लास में होते हुए भी असमर्थ होते हुए भी अपने आप को असमर्थ महसूस ना करें। मैंने बताया कि जैसे भी मानो किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को दूर से देखने में थोड़ा बहुत नजरों में फर्क है तो उनको नजदीक बिठाया जाता है ताकि वो सामान्य बालकों की तरह एक जैसा महसूस करें। किसी को आवाज नहीं आ रही पीछे से उसको आगे बिठा दिया जाता है ताकि वो सामान्य बालकों की तरह एक जैसा सुन सके। तो सारी और सुविधा एक ही जैसी रहती है। क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो एक जैसा वातावरण रहता है। तो ये भी इसमें एक वो है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले, मैं आगे बढ़ता हूं, एक दो बिंदु और इसके दिखवा दूं। ये स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ। अब इसका मैं पांचवा बिंदु आगे बताता हूं। 4 हो गए। और इसका जो पांचवा बिंदु है वो ये है कि शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ बालकों को कुछ
विशेष सुविधा देकर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये इसका 5वां बिंदु है। और एक छठा है लास्ट बिंदु, वो ये है कि जो असमर्थ बालक हैं, असमर्थ बालकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर कई बार क्या होता है, हाँ भाई तुमने लिख लिया, तुमने सुन लिया, तुमने कर लिया, तो बार बार टीचर, खास करके ऐसे बच्चे जो है तो पीछे बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं। कभी कभी सामान्य बालकों में भी इस तरह के बालक होते हैं जो लापरवाही, और टीचर देखता रहता है तो उन्हीं को टोकते हैं, हाँ भाई तुम बताओ, ताकि उनका ध्यान अपने क्लास की ओर आकर्षित रहे। ऐसे ही जब असमर्थी बालक क्लास में बैठे तो उनको विशेष उन पर ध्यान दिया जाता है कि आपने लिख लिया है, आपने सुन लिया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बताएं। तो इस प्रकार उनका विशेष उन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी एक समावेशी शिक्षा का मुख्य जो है पहचान है, ये प्रकृति है इसकी। तो ये तो थी इसकी प्रकृति, ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं कुछ बात करता हूं कि इसके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के ये समावेशी शिक्षा दी जाती है। आप किसी भी काम को करते हो, ऐसा करने की क्या जरूरत है, तो इस पर हम थोड़ी बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये अभी आपने इसकी प्रकृति के बारे में समझा, अब थोड़ा उद्देश्यों की बात हम करते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, इस पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपने देखा होगा, जब किसी भी शिक्षा का भी जैसे उद्देश्य रहता है तो जो शिक्षा के उद्देश्य वही इसके भी हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इसमें असमर्थी बालक भी आते हैं, इसलिए ये बहुत थोड़ा सा इसमें दो चार बातें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, बाकी सेम जो शिक्षा के उद्देश्य वही रहते हैं। देखिए, बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना एक तो उद्देश्य इसका ये है। और ये इसका उद्देश्य इसलिए कि जो विकलांग बालक हैं या जो असमर्थी बालक हैं, उन्हें कहीं ऐसा न लगे कि हम जीवन में बेकार है, हमारा जन्म तो बेकार हो गया, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो नाकाम हैं, हमारे हाथ ठीक नहीं है, पैर ठीक नहीं है, या और कोई कमी है। तो उनको ऐसा ना लगे और शिक्षा के द्वारा उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, वो पढ़ लिख करके ये महसूस करें कि नहीं, हम अपने आप में सक्षम है और अपनी जिम्मेदारी हम खुद उठा सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता की जो भावना है उसको विकसित करना इसका सबसे पहला उद्देश्य है। और दूसरा है असमर्थी बालकों को शिक्षित कर, दूसरी बात अगर हम करें तो ये है असमर्थी बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना। जिस प्रकार भारत का आम नागरिक, सामान्य नागरिक देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, देश की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो हमारा स्वतंत्र जीवन शैली है, उससे इसको जोड़ना। कहीं इसको, इसके अधिकारों को हनन ना हो, इसकी स्वतंत्रताओं पे प्रहार ना हो, इसकी विकलांगता, इसकी स्वतंत्रता में, इसकी आज़ादी में, इसकी तरक्की में, इसके विकास में और इसके भावनात्मक और सामाजिक विकास में, राष्ट्रीय विकास में किसी प्रकार से बाधा ना आए और ये देश की मुख्य धारा से जुड़ जाए, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरी बात अगर हम करें तो असमर्थी बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये इसका एक असमर्थी बालकों को सामाजिक
और सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये इसका एक उद्देश्य है कि जो बालकों की सामाजिक संस्कृति है और जो उसके समाज के जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, शिक्षा के माध्यम से वो उनसे जुड़ा रहे। क्योंकि यदि वो अपने संस्कृति और समाज की वैल्यूज को नहीं समझेगा, समाज की परंपराओं के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो समाज में समायोजित होने में उसको दिक्कत आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज से जुड़ा रहे। और अगली इसकी बात करें तो उसमें जो है जागरूकता की भावना का विकास होना चाहिए। जागरूकता की भावना का विकास करना या जागरूकता का विकास करना एक ही बात है। यानी वो जागरूक रहे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति। उसको जब सभी चीजों की जानकारी रहेगी, शिक्षा के माध्यम से शिक्षित रहेगा, तो उसे हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मेरे क्या अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो जागरूक होना उसके लिए बहुत जरूरी है। ये भी समाज विषयक शिक्षा का एक उद्देश्य है। और समाज को असमर्थ बालकों में जो है, देखिए समाज में ये महत्वपूर्ण है, असमर्थ बालकों में फैली भ्रांतियां दूर करना। समाज में जितने भी असमर्थ बालक है, विकलांग बालक है, वो दुनिया भर की भ्रांतियां उनके बारे में हो सकती है। यार ये तो लंगड़ा है, मैं तो एक हाथ से कमजोर हूं, मैं देख नहीं पाता हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी भ्रांतियां जो है समाज में रहती हैं जो विकलांग बालक होते हैं उनके अंदर। लेकिन जब वो शिक्षित होकर के आगे जाते हैं और शिक्षित होकर के वो कुछ करते हैं नया, तो जो अन्य लोग समाज के हैं, जिनके समाज के लोगों की विकलांगों के प्रति और विकलांगों में अपने प्रति जो भी गलत फहमियां हैं या जो भ्रांतियां हैं, वो सब शिक्षा के माध्यम से दूर होती हैं। ये समावेशी शिक्षा का मकसद है। और जब ये भ्रांतियां दूर होती हैं तो वो समाज में जो है मुख्य धारा से देश की जुड़ जाता है। एक तो ये हुआ। और दूसरा अगला इसकी बात करें तो ये जो बालक होते हैं, इनको ये लगता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाते जीवन में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि असमर्थी बालकों को संघर्ष के लिए तैयार करना। ये अपने जीवन से संघर्ष कर सकें, अपनी समस्याओं से लड़ सकें, उसके लिए तैयार करना। ये भी इसका एक उद्देश्य है। ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और अंतिम बिंदु फिर मैं इसका ऊपर ही लिख देता हूं। एक आखिरी बिंदु और है, आखिरी उद्देश्य। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं आखिरी बिंदु जो है इसका वो ये है, ये जो 7वां बिंदु है, असमर्थी बालकों का पता लगाकर उनकी कमियों को दूर करना, यह भी इस शिक्षा का एक उद्देश्य है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगाएंगे? पता ऐसे लगेगा कि जब आप क्लास में सब बच्चों का एडमिशन देते हैं सामान्य बच्चों की तरह, और जब टीचर पढ़ाता है तो उसे 1 दिन या 2 दिन में ये पता लगने लगता है, 3 दिन में, कि कौन बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, उठ पा रहा है कि नहीं उठ पा रहा है, ये बैठने में परेशानी हो रही है। ये सारी चीज़ें वो देखता है। और फिर बालक की उन कमियों को देख करके
उनकी जो असमर्थताएं हैं उनका पता लगा करके उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। दूर करना है कैसे प्रयास? यदि उसको लगता है कि भाई इसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है और इसका कितना जो है उसका मापन होता है, बाकायदा मेजरमेंट होता है। आजकल तो साइंस बहुत आगे चली गई है, तो उसको चिकित्सा की सलाह दी जा सकती है, आप थोड़ा डॉक्टर से मिले, आप ये थोड़ा कम सुन रहे हैं, ज़्यादा सुनने लगेंगे, दवाई से भी हो सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई यंत्र भी आपको जो है मिलेगा, आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसको सजेशन दिया जा सकता है ताकि वो उस कमी को दूर कर सके। किसी के पैर में कोई फ्रैक्चर है या कोई परेशानी है जन्मजात, तो व्हील चेयर, आजकल दुनिया भर की संस्थाएं हैं जो व्हील चेयर दे रही हैं, या और कोई जो उनकी कमियां हैं उनका पता लगा करके और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सुझाव देना, या संभवतः जो भी विद्यालय स्तर पर, शासन स्तर पर उसकी मदद की जा सकती है वो मदद करना, ये भी इस शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो ये आपने समावेशी शिक्षा, जिसको हम ऐसी शिक्षा के रूप में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले बालक या विभिन्न प्रकार की योग्यताओं वाले बालक या विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं वाले बालक जब एक सामान्य कक्षा में बैठते हैं और एक साथ अध्ययन करते हैं तो ऐसी कक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इसके उद्देश्यों के बारे में आपने जाना, इसकी प्रकृति के बारे में जाना, इसका कॉन्सेप्ट आपने जाना। मैं समझता हूँ ये काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई और क्लियर हुई होंगी। आगे हम इसके और भी विषय पर बात करेंगे, जैसे इसके क्षेत्र हो गए या और इसकी आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस है, उन पर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपका एक शेयर और लाइक ज़रूर चाहिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।